तो आज 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है। कल 9 दिसंबर थी, तो 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस होता है। तो आज 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है। तो ये भी नेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम अर्थ एवं परिभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, भारत में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, और संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहली बात आती है कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। मानवाधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार, मानव के अधिकार। तो ये मानव के अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए मूलभूत है, जो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। उनके बगैर जीवन संभव ही नहीं है, या जीवन की गरिमा संभव ही नहीं है। उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। करेल वसक ने इसको परिभाषित किया है कि मानवाधिकार व्यक्तिगत आचरण में आवश्यक है, जो सामाजिक तत्व का निर्माण करते हैं और व्यक्ति की भलाई सुनिश्चित करते हैं। तो एक व्यक्ति की, एक मानव की, मानव होने के नाते गरिमा, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। कि व्यक्ति की जीवन जीने के लिए, और न केवल जीवन जीने के लिए, बल्कि एक गरिमापूर्ण, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो अधिकार हैं, उनको हम मानवाधिकार की श्रेणी में रखते हैं। तो मानवाधिकार दिवस, तो आज 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे कहानी ये है कि आज की ही तारीख को, 10 दिसंबर की ही तारीख को 1948 के अंदर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, वो की गई थी। तो इस कारण से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष 1950 से, तो 1950 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा है, वो की थी। 1948 को इसी दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई थी। तो इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण, एक स्वतंत्रता पूर्वक, एक समानता पूर्वक जीवन जीने के लिए लोगों के अधिकारों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका किया गया। अब की बार 2024 के अंदर इसकी जो थीम थी, वो थीम थी हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये 2024 की थीम है। ये इसके पीछे की कहानी थी। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग, तो इसकी स्थापना है 2006 के अंदर हुई थी। 47 देश इसके सदस्य होते हैं, जो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ये वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये भारत सरकार जो पेरिस के अंदर 1993 के अंदर मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, इसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। और ये जो पेरिस के अंदर एक समझौता हुआ था, उसके तहत इसमें इसको स्थापित है, वो किया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक आयोग, क्या है? स्वायत्त विधिक, यानी स्वायत्त यानी अलग है, और विधिक यानी कानूनी है। तो कानूनी रूप से जांच करने वाला एक स्वायत्त निकाय है, जो स्वतंत्र जांच कर सकता है।
इसकी स्थापना इस अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और ये अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें 2 बार संशोधन है वो किया जा चुका है, एक 2006 के अंदर और 2019 के अंदर है वो लास्ट बार इसमें संशोधन किया गया था। तो कई बार परीक्षा में ये भी आ जाता है कि किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया या किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन है वो किया जा चुका है। तो 93 में बना, 2006 और 2019 के अंदर इसमें संशोधन हो चुका है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इनकी वो है विजय भारती साइनी, इसकी कार्यकारी अध्यक्ष है। अभी 2 जून 2024 को इन्होंने ये कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले शायद अरुण कुमार थे, अरुण कुमार ही था शायद उनका नाम। तो मानवाधिकार आयोग है उसका एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 इसके मानक सदस्य होते हैं। तो इसमें मानक सदस्य कौन से होते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एक है दिव्यांग व्यक्तियों के का जो मुख्य आयुक्त होता है वो। ये 7 लोग हैं वो इसके मानक सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष पहले हो जाते हैं या 70 साल पहले हो जाते हैं, तो इनका कार्यकाल है वो तब तक रहता है। और इनके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति गठित की जाती है। उस समिति की सिफारिश पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उसमें कुल 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो इस कमेटी का, आजकल लगभग ये ही ट्रेंड है वो चल पड़ा है। तो प्रधानमंत्री है वो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं 2 नंबर पे। 3 नंबर पे जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। 4 नंबर की बात करें हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के अंदर जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इस कमेटी का मेंबर होता है। 5 नंबर हम बात करें तो अपोजिशन में राज्यसभा का मेंबर होता है, वो भी इसका सदस्य होता है। और डिप्टी चेयरमैन यानी राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो कुल एक प्रधानमंत्री है वो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री का नंबर आता है। तो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री और उसके बाद में गृह मंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति इसका कमेटी में नहीं होता है। तो ये जो आयोग है ये जो पेरिस सिद्धांत है, पेरिस सिद्धांत है अक्टूबर 1991 के अंदर पेरिस के अंदर मानवाधिकार संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन है वो किया गया था और इसके तहत ही ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी के तहत इस आयोग का गठन है वो किया गया है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मुख्य कार्य क्या क्या है? मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की निगरानी करना, पीड़ितों को न्याय दिलवाना, उनकी सहायता करना, मानवाधिकार संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, सरकारों और अन्य संस्थाओं को
मानवाधिकार के मुद्दे पे परामर्श देना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। अब बात आती है कि भारतीय संविधान में मानवाधिकार को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखो, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार थोड़े से इनमें अंतर है। मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में थोड़ा सा अंतर है, वो एक पॉलिटिकल साइंस का विषय हो जाता है, अपना इतने गहराई में नहीं जानना है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जब आपातकाल लगता है तो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत जो मानवाधिकार है और इसको बहुत व्यापक बना दिया गया है। इसको बहुत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पे संशोधन करके व्यापक बना दिया गया। बिल्कुल नितिन जी, ये कोर्स के अंदर ऐड होगी, 2-4 दिन बाद में ऐड हो जाती है। अभी ये सिस्टम में रहती है, फिर अपने आप जहां 7 यूनिट है तो 7 यूनिट में ये चली जाएगी। तो अभी लाइव जो क्लासेस आप जो भी देख रहे हो वो कोर्स बना हुआ है अपना, उस कोर्स के जिस यूनिट की है वहां पे प्लस इसकी पीडीएफ वहां पे चली जाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, प्राण एक दैहिक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी वायु को, जल को भी, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, ये सब उसके तहत उन्होंने डाल रखे हैं। तो अगर हम बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण के लिए भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार आ जाते हैं, और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, ये मानवाधिकार को लेकर मुख्य रूप से बनाए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार 14 हो जाता है, कानून के समकक्ष समानता, विधि के समकक्ष समानता, तो ये सब इसी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, सॉरी ये 14 है कानून के समकक्ष समानता, और ये 15 है। इसी प्रकार से 16 के अंदर संरचनात्मक भेदभाव है, 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये मौलिक अधिकार मुख्य रूप से जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, ये मानवाधिकारों से ही संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन की स्वतंत्रता, ये मानवाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 के अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी से बेगार नहीं करवाया जा सकता है, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अनुच्छेद 24 के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो ये मानवाधिकारों की श्रेणी में भी आ जाते हैं। अनुच्छेद 25 से 28, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अपने आराध्य की आराधना का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 32 की अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हम इनको मानवाधिकार नहीं कह सकते, लेकिन ये मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है। बाकी ये डायरेक्ट मौलिक अधिकार है। डायरेक्ट क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में थोड़ा अंतर है, क्योंकि मानवाधिकार मानव होने के नाते और मौलिक अधिकार है वो किसी देश के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यहाँ पे नागरिक और गैर नागरिक, नागरिक और गैर नागरिकों में भी हो सकता है। तो जो गैर नागरिक है यानी भारत के नागरिक नहीं है, तो मानवाधिकार तो उन पर भी लागू होते हैं।
उन पे मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें भी कई प्रावधान ऐसे हैं जो मानवाधिकारों से संबंधित है, जैसे कि भोजन है, आश्रय है, शिक्षा है, आजीविका कमाने का है, समान कार्य के लिए समान वेतन का है, यानी समानता, और कमजोर वर्ग है, अनुच्छेद 46। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में है जो मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। बाकी कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे कि पंचायती राज हो गया, अनुच्छेद 40 के अंदर है, तो उसको हम मानवाधिकार की श्रेणी में नहीं ले सकते, लेकिन अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन है, वो मानवाधिकार में आ जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए आजीविका का, खाद्य आपूर्ति का, ये चीजें हैं वो मानवाधिकार की श्रेणी में आ जाती है। अगर हम महिलाओं से संबंधित प्रावधानों की बात करें, क्योंकि मानवाधिकार क्या है, समानता पर आधारित है। मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा यानी सम्मानपूर्वक जीवन जीने, स्वतंत्रता, जिसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं आ जाती है, वो हमने अभी देखी, समान, और समानता। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मानवाधिकारों पर लागू होती है। तो अनुच्छेद 24 में कानून के समकक्ष समानता, 15 क्लोज 3 के अंदर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, 16 के अंदर यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 के अंदर लोक सेवाओं में अवसर की समानता है, अनुच्छेद 23 और 24 से हो जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं से महिला व्यापार है, क्योंकि जब क्रय विक्रय की बात आती है तो मुख्य रूप से बच्चे और महिलाओं का क्रय विक्रय होता है। बेगार प्रथा पे रोक है, अनुच्छेद 39 गैर समान कार्य के लिए समान वेतन है, अनुच्छेद 42 जो प्रसूति महिलाएं हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है, उसमें 6 महीने का पहले होता है, बाद में सीसीएल होता है, चाइल्ड केयर जो लीव होती है, तो ये सब प्रावधान है वो अनुच्छेद 42 में की गई है। अभी इसको और ज्यादा विस्तार देने की बात है वो की जा रही है। अभी महामारी के समय महीने के अंदर 2 अवकाश की बात है वो कही जा रही है। तो ये सब एक मानव की गरिमा को, एक महिला की गरिमा को बढ़ाने वाले प्रावधान है, जो कि मूल रूप से मानवाधिकार है। और अनुच्छेद 47 है, पोषाहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य का दायित्व सौंपा गया है और ये मानव के लिए जरूरी है। तो ये मानवाधिकार से छोटा सा परिचय था, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कहानी क्या है। 1948 और फिर उसके बाद में 1950 में इसकी घोषणा होती है। 1991 के अंदर पेरिस पे एक वर्ग होती है, उसके बाद में भारत के अंदर 1993 के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन है, वो अधिनियम बनाया जाता है और इसके तहत एक मानवाधिकार आयोग बनाया जाता है। तो उस मानवाधिकार आयोग पर भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसको कौन से अधिकार हैं, तो उसको जांच करने का अधिकार होता है, लेकिन उसके पास कोई अलग से नहीं कह सकते कि उसके पास बहुत बड़ी टीम होती है, तो वो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर या उनको निर्देशित करके कार्य करवाते हैं, या समय समय पे वो दिशा निर्देश जारी करता है अन्य लोगों के लिए, या कलेक्टर के थ्रू, एसडीएम के थ्रू, या किसी और एजेंसी के थ्रू, और किसी को गुजारा बता, इस प्रकार की चीजें होती है। तो जहां कहीं भी, और इसमें मानवाधिकार को लेकर आजकल जो विवाद हो रहा है वो किस चीज को लेकर हो रहा है, वो विवाद इसको लेकर होता है कि विकसित देश और विकासशील देशों में जब भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई
घटना घटित होती है जातिवाद पर या सामुदायिक आधार पर, सांप्रदायिकता आधार पर, तो वो मानवाधिकार शुरू हो जाते हैं इस दुनिया के अंदर। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर रंग भेद, नस्लवाद है, वो आज भी, नस्लवाद आज भी है। और भारत के अंदर कश्मीर का एक मुद्दा है जो कि हमेशा चर्चा में रहा है, और इसे धर्मवाद या संप्रदाय के नाम पर इस पर भारत पे वो उंगली उठाते रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और वहाँ खुद के लिए ऐसा नहीं हो करते हैं। उनमें भी कई बार होता है कि रंग के आधार पर पुलिस है वो भेदभाव करती है, तो यानी मानवाधिकारों का हनन वो करती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा वाइड एरिया हो गया है, मानवाधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि कई बार ये सामान्य सी चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।